हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे साइंस की सीरीज के अंदर जो अपना लेसन था, फर्स्ट लेसन, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि पहले वाला वीडियो जो है आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज के अंदर बात करेंगे। पहले लेसन के अंदर जो भी चीजें मैंने आज तक करवा दी है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में करवाई है, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप सभी आराम से बैठ जाएं और आराम से इस चीज को सुनेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां से चैप्टर के अंदर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रटने का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं रखना है हमें। हमें एकदम चीजों को आराम से स्मूथली सीखना है, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो कल हमने टॉपिक जहां से स्टार्ट किया था, जहां से शुरू करेंगे वहीं से शुरू करते हैं। हमने देखा था सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखी थी। रासायनिक अभिक्रिया। अब आप ये बोलोगे कि सर केमिकल रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, हमने तो कल देखी थी। ठीक है, तो आज वापस रिवाइज करवा रहा हूं। तो मैंने बताया था आपको कि यदि कोई भी पदार्थ है, कोई भी अगर पदार्थ है, उसके रासायनिक गुण बदलते हैं। कौन से गुण बदलते हैं? रासायनिक गुण जो है उनमें अगर बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, रासायनिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन आता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो लोहा है, लोहे को अगर पानी में डाल दिया जाए या फिर पानी या वायु के संपर्क में आ जाता है, तो उस कंडीशन में लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है। इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और जैसे ही जंग लग जाती है तो वो जंग लगा हुआ लोहा वापस पहले वाले लोहे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि रासायनिक गुणों में बदलाव होने के बाद वापस पहले जैसा प्राप्त पदार्थ है नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के कौन से गुण बदल जाते हैं? रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको यहां पर थ्योरी लिखूंगा नहीं। थ्योरी इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को थोड़ा सा क्या करके, क्लोज करके, आप उस वीडियो के अंदर जो भी मैं बात बोल रहा हूं वो आप आराम से लिख लीजिए। ये मैं शॉर्ट नोट लिख रहा हूं यहां पर, जिससे आपको समझ आ सके। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? अब तक आपको याद हो चुका होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण बदल जाते हैं? रासायनिक गुण बदल जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? रासायनिक क्या बोल देंगे? अभिक्रिया बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, रासायनिक गुण बदलेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक गुण बदल जाएंगे तो उसको अपन बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, नेक्स्ट जो बात है उसके अंदर अपन बात करेंगे यहां पर, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? नॉर्मल सी बात है कि रासायनिक समीकरण के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक समीकरण आपके सामने लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आप ये देखें कि कार्बन यहां पर किस फॉर्म में है, कौन सी अवस्था में है? सॉलिड स्टेज में है, ठोस अवस्था में, इसलिए इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? एस लिख दिया। बताऊंगा ये सारी चीजें। ऑक्सीजन गैस की अवस्था में, तो इसके नीचे लिखा मैंने जी। और CO2 भी गैस की फॉर्म में, इसके लिए मैंने इसके नीचे लिखा जी, यानी कि गैस। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के अंदर हम बात करें, समीकरण, इसको समीकरण के रूप में बोल सकते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हमने लिख दिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें। तो आप ये चीज देखें कि रासायनिक समीकरण के अंदर क्या हो रहा है। इस समीकरण के अगर डेफिनेशन की बात करूं तो याद रखें, कोई भी पदार्थ जो है, अगर उस पदार्थ को हम क्या करेंगे, या वो समीकरण जिसमें पदार्थ को दो चीजों के रूप में लिखा जाए। एक तो चीज लिखे प्रतीक के रूप में, पदार्थ को किसके रूप में लिखा जाए? प्रतीक के रूप में लिखा जाए, सिंबल के रूप में, या फिर पदार्थ को किस रूप में लिखा जाए? अणु सूत्र के रूप में लिखा जाए। अब आप ये बोलोगे कि सर अणु सूत्र का मतलब क्या है? जैसे आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का अणु क्या है? O2।
आपने अणुसूत्र के रूप में लिख दिया, अणुसूत्र के रूप में लिखा, या फिर प्रतीक के रूप में, जैसे कार्बन है तो उसको किस रूप में लिख दिया, सी के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि अगर पदार्थ को आप प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखते हो तो वो समीकरण कौन सी कहलाती है, रासायनिक समीकरण। वहीं बात करें समीकरण के अंदर आप एक चीज और कंसीडर करते हो जिसका नाम है चिन्ह। अब ये चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप प्लस का सिंबल भी यूज कर लेते हो इसके अंदर, और या फिर आप एरो का चिन्ह भी यूज कर लेते हो। जैसे आपको दिख रहा है ये एरो का चिन्ह दिख रहा है, तीर का निशान, और ये दिख रहा है आपको प्लस का चिन्ह। क्लियर है? तो इसका मतलब रासायनिक समीकरण, ये समीकरण जो है इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो क्या मतलब है कि ऐसी समीकरण जिसमें पदार्थ को प्रतीक के रूप में, अणुसूत्र के रूप में, चिन्ह के रूप में लिखा जाए, उस समीकरण को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कहां दिक्कत है? सिर्फ 2-3 नाम ही तो याद करने हैं। क्या याद करना है? यदि वह समीकरण जिसमें पदार्थ को प्रतीक, अणुसूत्र और चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, ऐसी समीकरण को अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण बोल देंगे। पदार्थ को चिन्ह, प्रतीक, अणुसूत्र के रूप में लिखा जाए तो वो समीकरण कौन सी है, रासायनिक समीकरण है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर ये चीजें हो गई, उसके बाद में मैं एक चीज बता देता हूं आपको। रासायनिक समीकरण जो है वो 2 प्रकार की होती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं लिख रहा हूं उस पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। रासायनिक समीकरण जो है इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। अब आप बोलोगे कि सर कौन से 2 प्रकार? तो याद रखें, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार वो हैं जिसमें एक समीकरण होती है शब्द समीकरण। कौन सी समीकरण होती है? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और दूसरी समीकरण का नाम है सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण। तो याद रखें, रासायनिक समीकरण के 2 पार्ट हैं, एक शब्द समीकरण है और एक है सूत्र समीकरण। ठीक है? अब बात ये करोगे कि सर ये शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण क्या चीज है? तो ध्यान दें कि शब्द समीकरण के अंदर पदार्थ जो भी है, जो भी समीकरण के अंदर आपको दिख रहे हैं, इस समीकरण में जो भी पदार्थ यूज किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उनको शब्दों में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कार्बन लिखा हुआ है, तो उसको मैंने सी की जगह सी ना लिख करके उसको मैंने क्या लिख दिया, कार्बन नाम से लिख दिया, शब्द से लिख दिया। प्लस का सिंबल है, O2 को मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन। ठीक है? तो O2 को जो अणु जो है उसको भी मैंने शब्द से लिख दिया। उसके बाद में आगे जो CO2 है उसको मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी समीकरण हो गई? ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर ये शब्दों में लिखी गई है, तो वो समीकरण कौन सी होगी? शब्द समीकरण। वह समीकरण जिसमें पदार्थ को शब्दों में लिखा जाए। ये पदार्थ ये सारे मैंने बताया था, संसार के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, विजुअल है, नॉन विजुअल है, वो सारी पदार्थ में कंसिडर होती है। जैसे गैस है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसका मतलब वो भी पदार्थ है। ठीक है? क्योंकि हमने देखा पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस, कंडेंसेंट, आइंस्टीन। तो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, इस प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो ये सारी चीजें पदार्थ में हैं। तो अगर वह समीकरण जिसमें पदार्थ को शब्दों में लिखा जाए, किसमें लिखा जाए? पदार्थ को शब्दों में लिखते हैं, शब्दों में लिखा जाए पदार्थ को, तो वो शब्द समीकरण है। और जिस समीकरण में पदार्थ को अणु, सूत्र या सूत्र के रूप में लिखा जाए, वो समीकरण कौन सी है? सूत्र समीकरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बता सकते हो कि सर कार्बन जो आपने लिखा उसको मैं लिखूंगा किस रूप में? सी के फॉर्म में। ठीक है? जैसे ऊपर मैंने लिख रखा है, वो दोबारा बता देता हूं। कार्बन को मैंने प्रतीक लिखा सी, प्रतीक, सूत्र, अणुसूत्र आप कुछ भी मान सकते हो। यहां पर, यहां सूत्र मान सकते हो, आप प्रतीक मान सकते हो। तो वह समीकरण जिसमें पदार्थ को या तो प्रतीक के रूप में लिखो या अणुसूत्र के रूप में लिखो, वो समीकरण सूत्र समीकरण कहलाती है। क्लियर है? चलिए, यहां पर कार्बन को मैंने सी से लिखा, ऑक्सीजन अणु को O2 से लिखा, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को शब्द में ना लिख करके मैंने लिखा अणु के रूप में CO2। एनी डाउट? तो ये समीकरण है सूत्र समीकरण, और जो शब्द में लिखी जाए वो कौन सी होती है? शब्द समीकरण। तो सूत्र समीकरण किसे कहेंगे? वह समीकरण जिसमें पदार्थ जो है उसको शब्दों में लिखा जाए, सॉरी सूत्र में लिखा जाए। किसमें लिखा जाए? सूत्र में लिखा जाए। वो समीकरण कौन सी होती है? सूत्र समीकरण होती है। एनी डाउट? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए, यहां तक ये आपने देख लिया, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया
जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक समीकरण जिसमें पदार्थ को प्रतीक के रूप में, अणुसूत्र के रूप में या चिन्ह के रूप में लिखा जाए उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप देख सकते हो यहां पर प्रतीक है कार्बन का, चिन्ह भी लगा हुआ है और अणुसूत्र भी लिखे हुए हैं, तो यही रासायनिक समीकरण है। उसके बाद में हमने देखा रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या है। प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक शब्द समीकरण और दूसरी सूत्र समीकरण। जिसमें पदार्थ को शब्दों में लिखा जाए ये वाली शब्द समीकरण है, और जिसमें समीकरण में जो पदार्थ जो है उसको अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में लिखा जाए वो सूत्र समीकरण होती है। एनी डाउट नहीं है? चलिए आगे आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे यहां पर रासायनिक समीकरण के भाग, कि रासायनिक समीकरण के कौन कौन से भाग होते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण के भाग, रासायनिक समीकरण के भाग या अवयव या घटक, अवयव बोल सकते हो, घटक बोल सकते हो या फिर भाग बोल सकते हो, कि रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया कुछ भी मान सकते हो आप उसको। उसके दो भाग होते हैं। अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या भाग होते हैं? दो भाग। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। अभिक्रिया, आप बोलोगे सर कौन से भाग होते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक कंसेप्ट आपके लिए इतना इजी बना दूंगा कि आप दूसरे चैनल पे अगर देखने भी जाओगे तो आपको वहां समझ में कम आएगा, यहां ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपका बेस कैसा है। मैं एकदम जीरो लेवल से उठा के चल रहा हूं कि जो आपके परीक्षा के दृष्टि एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पैटर्न आपको मैं करवा रहा हूं, वास्तव में वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको मैं बेहतर से बेहतर करवाने का पूरा प्रयास करूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको किस तरीके से किस लेवल में पढ़ाना है। मैं उसी लेवल को उठा रहा हूं, ठीक है। तो ये मत सोचे कि सर एकदम बेस से करवा रहे हैं। इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हैं कि सर ये तो हमें आता है, आप जल्दी जल्दी कोर्स करवाइए। देखिए, हर एक बच्चे का माइंड लेवल अलग होता है, ठीक है। उसका परमस्तिष्क हिस्सा, जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है परमस्तिष्क, किसी का छोटा और किसी का क्या होता है बड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पर क्या होती है, कंडीशंस अलग अलग अप्लाई होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखें। रासायनिक समीकरण के घटक अवयव की बात करें तो यहां पर दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। कौन कौन से होते हैं समीकरण में? अभी हमने देखा, एक होता है, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रिया कारक भी कहा जाता है, क्रिया कारक। दूसरे घटक को अपन बोलते हैं क्रियाफल, क्रियाफल। और इसी का दूसरा नाम है उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको अभिकारक को, सॉरी, क्रियाफल को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां से आप ये देखें कि क्या क्या चीजें हैं दोनों की दोनों। ये देखिए, अभिकारक का मतलब है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पदार्थ अगर हमने मिलाए तो उनसे एक नया पदार्थ बना, तीसरा पदार्थ बना। इसका मतलब अगर आपने किसी भी दो चीजों को आपस में मिक्स किया है तो उससे कोई नई चीज बनती है, तो जो नई बन रही है वो तो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और जिन दोनों को मिलाकर के आपने अभिक्रिया करवाई है वो अभिकारक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल एग्जाम्पल अगर बात करूं तो कुश्ती जो है उसके अंदर क्या हो रही है? पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, तो पहलवान जो है, जो भी पहलवान है जो कुश्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो अभिकारक है। और जो कुश्ती होने के बाद में जो विनर होगा उसको अपन क्या किसमें कंसिडर कर सकते हैं? उत्पाद में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें, अभिकारक कौन सा होता है? जो अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। याद रखें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वहीं बात करें क्रियाफल या उत्पाद की, तो अभिक्रिया होने के बाद बनेंगे, अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ, बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं,
ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं, एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बनाया था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये देखें कि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। कार्बन कोयला, कोयला मान सकते हो आप। कोयले को अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे, कंबसन ऑफ कोल यानी कि कोयले का दहन की समीकरण है ये, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो इन दोनों का यूज किया जा रहा है, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो ये तो क्या हो गए यहां पर, अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक। ये दोनों तो इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक। ठीक है, तो ये तो हो गए अभिकारक। और जो बना है, प्रोडक्ट के रूप में बना है, इसको अपन बोलेंगे उत्पाद। इसको अपन क्या बोल देंगे, उत्पाद बोल देंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होने के बाद बना है वो उत्पाद है, जो अभिक्रिया के दौरान भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो उम्मीद उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी आसानी से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और बताऊं तो मैं एक समीकरण और लिखता हूं यहां से। जैसे जिंक प्लस H2SO4, तो इससे बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और प्लस में क्या बनेगा, H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इधर वाली जो चीज है इसको अपन क्या बोल देंगे, वही बात है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये धातु है अम्ल के साथ मिल रही है, तो उसको बोल देंगे अभिकारक। और इधर वाले चीज जो है, जो इन दोनों के अभिक्रिया से बनी है, इधर वाली चीजें, इनको बोल देंगे उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने ये देखा, यहां से मैं बता देता हूं, अपन बात करेंगे यहां से आगे। अब जो चीज है हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया के स्टेप्स क्या है, कैसे समीकरण को लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के चरण, हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के चरण, लिखने के चरण, स्टेप्स, कि कैसे समीकरण को लिखा जाता है, उसके चरण बताने हैं। सबसे पहले मैं एक अभिक्रिया को यहां पर लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा H2 प्लस N2, और इससे बना NH3। अब ये बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड समीकरण है, इस पे आप नहीं जाओगे, एक बार जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे H2 का मतलब है हाइड्रोजन, क्या नाम है, हाइड्रोजन, और ये भी गैस है। और N2 का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद में क्या बना, NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर अभिकारक और उत्पाद की बात करें तो आप बता सकते हो कि सर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहां पर भाग ले रहे हैं दोनों रिएक्शन में, इसका मतलब ये अभिकारक है, और इन दोनों के अभिक्रिया से ये अमोनिया बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां पर लिखने के स्टेप मैं बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप याद रखें, अभिकारक जो है, अभिकारक, आप बता सकते हो कि सर अभिकारक उधर वाले हैं। ठीक है, तो याद रखें अभिकारक ये वाली साइड है, ये वाली साइड क्या है, अभिकारक है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों अभिकारक हो गए, और ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आप ये चीज एक ध्यान से देखिए यहां पर कि अभिकारक जो है वो कौन सी साइड लिखा गया है। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता कौन सी साइड है, तो आप ये चीज देखें, इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड है। इधर वाला मेरा हाथ जो है वो कौन सा है, बायां है, और इधर वाला कौन सा है, दायां है। तो नॉर्मली आप बता सकते हो कि सर अभिकारक बाईं तरफ है, उत्पाद दाईं तरफ है। ठीक है, तो अभिकारक कौन सी साइड लिखा जाएगा, पहले पॉइंट में बाईं तरफ। और अगर मैं बात करूं उत्पाद की, तो उत्पाद कौन सी साइड लिखा जाएगा, उत्पाद आप बोल दोगे ऑब्वियसली कि सर ये दाईं तरफ लिखा जाएगा। कौन सी साइड लिखा जाएगा, दाईं तरफ। ठीक है, समझ गए पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर कोई ज्यादा हार्ड वाला तो सिस्टम है ही नहीं, देख के लिखना। यहां से देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां आप एक चीज देखो, ये देखो अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, दो से ज्यादा हो तो प्लस का निशान लगेगा,
यहां देखो एक ही है, इसके बीच में प्लस का निशान नहीं लगा है। इसका मतलब साफ है कि दो से ज्यादा चाहे अभिकारक हो चाहे दो से ज्यादा उत्पाद हो, उनके बीच में कौन सा निशान लगेगा? प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा भी लिख देते हैं। दो से ज्यादा क्या हो? दो चीजें हो सकती है। इधर वाली साइड बाईं तरफ है तो वो अभिकारक है, तो दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं? अभिकारक हो या क्या हो? उत्पाद। तो उनके बीच में क्या लगता है? उनके बीच क्या लगेगा? मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस का सिंबल लगेगा। कौन सा सिंबल लगेगा? प्लस का सिंबल। याद रख लेंगे। तो दो से ज्यादा अभिकारक हो, उधर वाली साइड भी। अब यहां तो आप बोलोगे कि सर एक ही उत्पाद है तो कोई जरूरी नहीं है प्लस का लगाने की, दो से ज्यादा होंगे तभी प्लस लगेगा। इधर देखो दो है तो इसके बीच में प्लस लगा, दो या दो से ज्यादा हो तभी उनके बीच में क्या लगेगा? प्लस का निशान लगेगा। यह भी लिखने का तरीका है समीकरण को। दूसरा तरीका, और क्या क्या चीज है इसके अंदर, समीकरण को देख के बतानी है सारी चीजें। देखो यहां से आप एक चीज और देख पा रहे हो, ये एरो का निशान। ये एरो क्या बताता है? आप देखते होंगे कभी भी कहीं भी आप चेक कर रहे हो तो जब आप मतलब गाड़ी वगैरह में जा रहे हो या फिर सड़क पर चले हो, उस टाइम देखना आप बोर्ड के ऊपर निशान लगे होते हैं इस तरीके के। कोई किसी तरीके का ऐसे टर्न किया हुआ लगा होता है, कभी इस तरीके से लगा होता है, कभी उस तरीके से लगा होता है। ये क्या बताते हैं? ये दिशा बताते हैं। तो यहां पर तो कोई दिशा तो बतानी नहीं है। ये आपको ये थोड़ी बताना है कि यहाँ बालेरी से लेकर के यहाँ खंडवा तक ये जाएगा, ये सिंबल, ये बालेरी और खंडवा के बीच में निशान बता रहा है। यहाँ बता रहा है अभिक्रिया के अंदर कि अभिक्रिया किस साइड से किस साइड की तरफ हो रही है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो सिंपली कि तीर का निशान क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है। चलिए तो लिख देते हैं अपन, अभिक्रिया की दिशा कौन बताएगा? एरो का निशान। एरो, एरो जो है वो अभिक्रिया की क्या बताता है? दिशा बताता है। अब आप ये बोलोगे कि सर किस साइड क्या होता है? ध्यान से देखें, इसका ये जो एरो का जो पूंछ वाला भाग है, पीछे का जो पार्ट है, वो हमेशा अभिकारक की तरफ रहेगा। ठीक है, और ये हेड जो पार्ट है, ये वाला सिर वाला भाग, ये हमेशा उत्पाद की तरफ रहेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, तीर का निशान बना के आपको बता दूंगा कि ये जो टेल वाला भाग है, कौन सा भाग है? टेल वाला, ये वाला हिस्सा, पुच्छ भाग, पूंछ वाला भाग, ये हमेशा किसकी तरफ रहता है? अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ। और ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं सिर वाला पार्ट, हेड पार्ट, ये हमेशा किसकी तरफ रहता है? उत्पाद की तरफ। तो तीसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तीन स्टेप क्लियर हो गए। पहला स्टेप, अभिकारक बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ। एक से ज्यादा अभिकारक हो, एक से ज्यादा उत्पाद हो, उनके बीच प्लस लगेगा। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है। इसका पूंछ वाला हिस्सा अभिकारक की तरफ, हेड वाला हिस्सा उत्पाद की तरफ। ठीक है, चलिए फोर्थ जो है उसके अंदर अपन देखेंगे यहां से, चौथा जो है 4 नंबर पॉइंट, वो ये है कि मान लो कुछ एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो कुछ किसी टेम्परेचर पर होती है, ताप पर होती है, कि पदार्थ को गर्म करना पड़ता है उसके बाद में अभिक्रिया संपन्न होती है। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें कुछ पदार्थ मिला करके उसको संपन्न करवाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जो धीरे धीरे होती है, तो उसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती है जैसे वो बहुत ही फास्ट होती है, तेज होती है, उनमें से पदार्थ मिलाते हैं जिससे धीरे धीरे हो, हमें प्रोडक्ट अच्छा मिले। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, तो उनको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पदार्थ मिला करके या अलग अलग सिचुएशन में उनको संपन्न करवाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फोर्थ जो पॉइंट है, तो अगर किसी अभिक्रिया में ताप हो, यदि आप अभिक्रिया में ताप दे रहे हो किसी पदार्थ को प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आपने क्या दिया? ताप दिया, यानी कि उष्मा, गर्म किया आपने, गर्म किया, या फिर आपने क्या किया? उसको उत्प्रेरक मिलाया। अब बात बोलोगे सर उत्प्रेरक क्या चीज होती है? बेटा उत्प्रेरक वो चीज होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अभिक्रिया में मिलाने पर वो अभिक्रिया या तो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, या अभिक्रिया क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको हमें जल्दी से कंप्लीट करवाना होता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। और कुछ अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है, उनको स्लो करने के लिए, धीरे करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन्हीं को अपन उत्प्रेरक बोलते हैं।
ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, या तो कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, वो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बदलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये वो उत्प्रेरक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, दाब। दाब, तो 3 सिचुएशन आप अगर याद रखेंगे तो बहुत है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता नहीं है, पर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें, यदि अभिक्रिया किसी ताप पर हो रही हो, किसी दाब पर हो रही हो, तो ध्यान रखें ये ताप, दाब, उत्प्रेरक है, ये हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये तीर जो है आपने समीकरण में देखा होगा, अभिक्रिया में ये जो तीर दिखा रखा है इसके जस्ट ऊपर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? ऊपर। ठीक है, ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। क्लियर है? अभिक्रिया में यदि ताप, दाब, उत्प्रेरक हो तो ये सारे तीर के निशान के कहां लिखे जाएंगे? ऊपर लिखे जाएंगे। ये 4th पॉइंट है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में यदि कोई अभिक्रिया ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो तो ये सारे तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। ये 4th पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो चीजें काम की है बस वो बताऊंगा मैं, ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 4th 5th नंबर पॉइंट। अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर, आप ये ध्यान से देखें कि किसी भी अभिक्रिया में अगर पदार्थ है तो उनको उनकी भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जो भी अभिक्रिया हो रही है उसमें जो भी पदार्थ है, क्या है? पदार्थ। जैसे आपने देखा होगा कार्बन है, मैं भी बता दूंगा आपको, जो भी पदार्थ है इन पदार्थों को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है, पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्था में। अब आप ये बताओगे सर ये भौतिक अवस्था क्या चीज है? भौतिक अवस्था में लिखते हैं, भौतिक अवस्था में लिखते हैं। जैसे ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा सा, भौतिक अवस्था में क्या किया जाता है? लिखा जाता है, भौतिक अवस्था में लिखते हैं। अब आप बोलोगे भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब है कि इनके बाहरी गुण कैसे हैं, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है? आपने पदार्थ को ठोस के रूप में लिया है, या आपने पदार्थ लिक्विड के रूप में लिया है, या फिर आपने पदार्थ को गैस के रूप में लिया है। जिन पदार्थों की आप अभिक्रिया करवा रहे हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या है? ठीक है, उनको उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर समीकरण में जब लिखते हैं तो उनके नीचे उस भौतिक अवस्था को भी लिख देते हैं। जैसे देखिए, यहां से आप बोलोगे कि सर समीकरण एक मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। समीकरण जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा ध्यान से देखें, समीकरण आपको याद हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तब तक टेंशन मत लो। ये नॉर्मल सी सिचुएशन है जो समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको पूरी चीजें क्लियर करवा दूंगा। देखिए, इसको अपन क्या है, कार्बन ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसके नीचे क्या लिखा मैंने? एस लिखा। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, एस का मतलब बेटा होता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। देखिए सॉलिड, सॉलिड, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने लिखा इसके लिए एस, क्योंकि कार्बन को मैंने ठोस अवस्था में लिया है, ठोस है ये कार्बन। उसके बाद में ऑक्सीजन देखें तो यहां पर गैस है, तो जी का मतलब आप समझ गए होंगे, यस ऑब्वियसली सर गैस, इसके लिए हमने क्या लिखा? शॉर्ट फॉर्म जी। और यहां भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जी है, गैस है, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे भी हमने क्या लिख दिया? जी लिख दिया, जी का मतलब वही गैस। ठीक है, तो इस समीकरण में ये चीजें हमने ली और इन चीजों को हमने उनकी भौतिक अवस्था में लिख दिया कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, किस रूप में हमने लिया, उनको उनकी भौतिक अवस्था में दिखा दिया। बताओ कहां समस्या आ रही है? नॉर्मल है, इजी है, केमिस्ट्री के चैप्टर है, बहुत इजी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूं कि कौन सी भौतिक अवस्था हो तो उसको किस रूप में लिखा जाता है। थोड़ा देखें, यहां पर मैं बताता हूं। जैसे आपका कोई भी पदार्थ है, आपने जो भी समीकरण में पदार्थ लिया, अभिक्रिया में पदार्थ लिया है, अगर वो पदार्थ क्या है? ठोस है, हो सकता है वो पदार्थ आपके लिए द्रव हो सकता है जो पदार्थ आपने लिया वो गैस हो, गैस हो।
हो सकता है वो पदार्थ आपके लिए जलीय विलयन हो। जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब हो सकता है कि आपने उस पदार्थ को पानी में घोल करके यूज किया हो, जल में घोल करके, जल में उसका विलयन बना करके यूज किया हो, तो जलीय विलयन हो सकता है। यस, ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि सर अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। और सॉलिड के लिए हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे एस लिख देंगे, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ था। अगर वो पदार्थ आप यूज कर रहे हो गैस के रूप में तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, ऑब्वियसली आप बताओगे सर सी लिख दो। ठीक है, जैसे आपको पता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिक्विड के रूप में बेटा यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे लिखा हुआ है गैस तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से ये सॉलिड था, सॉलिड के लिए हमने एस लिख दिया, या लिक्विड है, लिक्विड है तो यहां पर लिक्विड के लिए हमने क्या लिखा, एल लिख दिया। क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अगर कोई पदार्थ आप लिक्विड के रूप में ले रहे हो तो उसके लिए एल लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप गैस के रूप में ले रहे हो तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे, जी के रूप में लिख दोगे। ये भौतिक अवस्थाएं हैं। और लास्ट अंतिम, अगर आपने किसी भी पदार्थ को पानी में डिसॉल्व करके घोल के यूज किया है तो आप उसके लिए क्या लिख दोगे, याद रखें, उसके लिए लिख दोगे एक्यू। एक्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब वही है इंग्लिश में जलीय विलयन। तो एक्यू के रूप में आप उसको क्या कर दोगे, लिख दोगे। बताओ कोई समस्या। आपने पदार्थ को ठोस लिया है, एस लिख दो। आपने पदार्थ द्रव्य के रूप में लिया है तो उसके नीचे एल लगा दो। पदार्थ को आपने गैस के रूप में लिया है उसके लिए जी लगा दो। और अगर जलीय विलयन के रूप में लिया तो उसके लिए क्या लगा दो, एक्यू लगा दो। तो हमारे मेरे जो स्टूडेंट है वो कभी भी ऐसे हताश नहीं होंगे कि सर समीकरण के नीचे ये चीजें क्यों लिखी जा रही है। आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत सारे चैनल्स पर आप देख रहे होंगे, सारे पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहे होंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ बनी हुई होगी, आप उनसे पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो आपको वो पीडीएफ से मैं भी बढ़ा सकता हूं, पर आपको हर एक चीज मैं लिख करके दूं, वो सबसे ज्यादा बेटर है। कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि रटने के अलावा भी बहुत सारी चीजें साइंस में समझने वाली भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि रटना नहीं होता, कुछ एक चीजें रटनी भी पड़ जाती है, जैसे प्रतीक चिन्ह है या फिर और चीजें हैं जो रटने वाली चीजें, वो रटनी भी पड़ती है, जो सभी सब्जेक्ट में होता है। पर साइंस के अंदर अधिकतर चीजें जो है वो समझने वाली है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एक भी चीज 10th क्लास की रटनी नहीं पड़ेगी अगर आप आराम से मेरी चीजों को फॉलो करोगे। जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको साइंस को समझने में हरा सके। ठीक है, आपको नंबर लेने से रोक सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अपन। यहां तो क्लियर हो गया, उसके बाद में यहां से अपन चलते हैं, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, नॉर्मल सी अगर बात करें, यहां से ये ऊपर गया, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। यहां देखो, ठीक है, यहां से चलते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इसके बारे में अपन देख लेंगे। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकार के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी स्टार्ट करेंगे, संयोजन, कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है, संयोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम भी है एक, याद रखें, योगात्मक, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, तो ये दो याद रखेंगे, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, योगात्मक का मतलब क्या होता है, याद रखें, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें अभिकारक जुड़ेंगे। कोई चीज जुड़ती है तो दो चीजें जरूरी होती है, एक चीज कभी आपस में जुड़ नहीं सकती। तो जब दो से ज्यादा अभिकारक अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपली बता देता हूं, मान लो 1+1 को मैंने जोड़ा, क्या बना, 2 बना। सिंपली देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 और 1 को मैंने जोड़ा, कितनी चीजें चाहिए जोड़ने के लिए, दो, कम से कम दो चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि दो ही हो सकता है यहां पर 1+1+1 इस चीजों को जोड़ करके देखें तो यहां पर 4 बना। ठीक है,
तो ये भी सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जब दो से ज्यादा कोई भी चीज आपस में जुड़ती है तो देखो कितने बन रहे हैं। आप बोलोगे कि सर दो बन रहे हैं, यहां बोलोगे कि सर चार बन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चीजें कंसिडर होगी आपके प्लस के निशान के लिए। अगर आगे प्लस लगा हुआ इसका मतलब दो से ज्यादा बन रही है। यहां देखो कोई भी प्लस दिख रहा है आपको, जैसे यहां दिख रहा है, ये देखो प्लस दिख रहे हैं इस तरीके से। यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब सिंगल बन रहा है, अकेला बन रहा है। तो हम देखते हैं अगर इनको रासायनिक अभिक्रिया माने तो इधर वाली साइड में क्या होते हैं। ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि इधर वाली साइड में सारे के सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अभिकारक, अभिकारक होते हैं, ठीक है। और इधर वाली साइड में जो बन गया उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद बनता है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि इसको अगर समीकरण मान ले, अभिक्रिया मान ले, तो संयोजन का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब जुड़ना होता है। इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, और ये जुड़ेगी। यहां पर जैसे आप देख रहे हो इधर वाले अभिकारक माने तो उत्पाद माने, तो इन्हीं से डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। कब जो दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो और वो आपस में जुड़े तो कितने उत्पाद बनेंगे। प्लस माइनस नहीं दिख रहा, इसका मतलब एक उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद। और यहां क्या बोल सकते हो, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्या जुड़ेंगे, अभिकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें। जब, या फिर ऐसे मान सकते हो, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभी बताया वही लिखना है, जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद, एकल नहीं याद रहे तो आप बोल सकते हो एक उत्पाद बनाता है ना, ठीक है। एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे कि वास्तव में रटने से बेहतर है कि समझना। तो आपने इस चीजों को समझा तो आपके दिमाग में डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो जब दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनेगा, और इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया। जैसे अब समीकरण की बात कर लेते हैं, ये याद रहनी जरूरी है। आपकी किताब में भी बहुत सारी समीकरणें दे रखी होगी, आप देखो सारी सारी समीकरणें मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं, बस मैं आपको समझा सकता हूं कि ये समीकरणें इस तरीके से कुछ होती है। देखिए पहली समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर भी आपने देखी होगी कि सर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कितने उत्पाद हुए, दो। आप बता दोगे सर दो उत्पाद है, सॉरी दो अभिकारक है, दो क्या है, अभिकारक है। अब आप ये बोलोगे कि सर उत्पाद कितने बने, अब देखो प्लस माइनस लगा हुआ है क्या उत्पाद में, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब उत्पाद कैसा बना, एकल बना, एकल उत्पाद। तो आपको एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि ये अभिक्रिया दे दे और पूछ ले कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप ध्यान से देखें कि दो उत्पाद या दो से ज्यादा उत्पाद बन रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनसे अगर एक ही उत्पाद बन रहा है इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, रटना नहीं है। समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। चलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां एक बात सुनिए आप, इसको बोलते हैं कोयले का दहन, कंबशन ऑफ कोल। समीकरण किसकी है, कोयले के दहन की समीकरण है, कोयले के दहन की समीकरण है। ये कई बार पूछा गया एनसीईआरटी ने, कई बार पूछा है कि कोयले का दहन का समीकरण लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, इस वाली समीकरण को लिखोगे। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो वो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेज दिखाई नहीं यहां पर। आप लिख सकते हो कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो अब एक समीकरण और लिख देता हूं, बहुत सारी समीकरण हैं आप अपने आप देख सकते हो। N2 प्लस H2, और इनसे क्या बना, NH3, NH3 बना, ठीक है। NH3 बन गया, इसका मतलब सीधा सा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ने से
उत्पाद कितना बना, सिंगल उत्पाद। आप देख सकते हो यहां दो अभिकारक है और यहां पर उत्पाद कितना है, एकल उत्पाद है, एकल, एक ही उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब समीकरण संयोजन है। यहां दो अभिकारक है तो जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी अभिकारक हो सकते हैं और ये जुड़ करके एक ही उत्पाद बनाएंगे। बात ये नॉर्मल ये है, मेन जो बात है वो ये है कि एक उत्पाद बनेगा। क्लियर है? चलिए, समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब आगे देखिए यहां से, और बाकी जो समीकरण है वो आप देख लेना, नहीं समझ आए तो आप मेरे को बता देना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। तो ये जो अभिक्रिया हम बात कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया की, ये पूरी हो चुकी है। ठीक है, दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए। कितने बनाए? एक ही उत्पाद अगर बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को? ठीक है, तो दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे, एक उत्पाद बनाएगा, तो इस अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है, जो आपको मैंने सामने दिखा रखा है। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखना, एक चीज मैं आपको पीछे बताना भूल गया इससे पहले। ये समीकरण तो पूरी हो गई, ये अभिक्रियाएं पूरी हो गई। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां से थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, थोड़ी सी चीज मैं बता देता हूं कि रासायनिक एक समीकरण संतुलित होती है और एक होती है असंतुलित समीकरण। चलो उसको बाद में आगे वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज एकदम आराम से समझ में आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। एक बार दोबारा देखोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आपने जो भी लर्न किया है, जो भी सीखा है, उसको बार बार रिवाइज करें। फिर भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो देखें। फिर भी आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका प्रॉब्लम, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।